अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हजरात कैसे हैं? और कौन कौन लाइव हैं सामने आएँ। मैं ज़ैनुल्लाह निज़ामी, ख़तीब व इमाम गौसिया मस्जिद व चेयरमैन गौसिया फलाह मिल्लत फाउंडेशन दहली। कल लाइव आना था लेकिन नेट काम नहीं कर रहा था, जिसकी बुनियाद पर डिस्कनेक्ट हो गया। आज नेट कुछ काम कर रहा है, लिहाजा कुछ बातें आप तमामी हज़रात के सामने रखनी थी। तो जो हज़रात अभी कनेक्ट ना हुए हों वो जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएं। और ये भी इब्तदाई दौर में ये बात बता देता हूँ कि आज नेट ना आने की वजह क्या है। हमसे पैसा तो 4 GB का वसूला जाता है, 4G का वसूला जाता है, और नेट बैलेंस में कभी 4 GB कभी 5 GB का बैलेंस दिया जाता है। वो भी करप्शन है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, मोबाइल बैलेंस या नेट बैलेंस या मंथली रिचार्ज कराने पर पूरे 1 महीने का आपको बैलेंस और नेट मिला करता है। लेकिन हिंदुस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कोई भी रिचार्ज कराते हैं तो आपको 28 दिन का बैलेंस मिलता है। गोया हिंदुस्तान में महीना 28 दिन का होता है। पहला करप्शन। 4G नेटवर्क का आपसे पैसा लिया जाता है और जो नेट प्रोवाइड किया जाता है आपके मोबाइल में वो 2G से भी कम, यानी स्पीड इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि उसे 2G भी नहीं कह सकते। ये पहला करप्शन है। दूसरी जो बातें करनी थी, आज के अखबार से पता चला स्पेशल क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने दिल्ली दंगा फसाद के इन्वेस्टिगेशन टीम से कहा कि हिंदुओं का नाम फसाद में शामिल मत करो, दंगा भड़क जाएगा। आप हजरात अभी भी सामने नहीं आए, क्योंकि ये ज़रूरी बातें करनी थी। और कोई मुल्क, कोई इलाका, कोई ज़िला, कोई सूबा, कोई ब्लॉक, कोई विधानसभा उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब उसमें करप्शन और नाइंसाफ़ी ना हो। आप हमारी बातें एहतियात के साथ सुना। आपकी ज़िंदगी में भी ये सारी परेशानियां आ सकते हैं। लिहाजा जो लोग अभी लाइव नहीं आए हैं, लंच का टाइम है, फ्री होंगे, वो सामने आ जाएं। वो सवालों जवाब भी कर सकते हैं। बहरहाल ऐसा बता, वही पुरानी घिसी घिसाई बातें आप करते हैं कि पुलिस का चेहरा जानिबदाराना है, पुलिस इंसाफ नहीं करती है। पुलिस से बता रहा था कि कंपनियां 4G का पैसा लेती हैं और नेटवर्क 2G का भी प्रोवाइड नहीं करती हैं। अभी जैसे ही गुफ्तगू शुरू हुई, नेट जो है स्लो हो गया और डेटा रोमिंग में दिखाने लगा। ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन है। कहते हैं मुल्क में करप्शन करने का, धोखाधड़ी का हज़ारों रास्ता है। अगर हिंदुस्तान में 20 करोड़ मोबाइल एक कंपनी का यूज़ होता है और एक दिन में हर किसी के एक कॉल को ड्रॉप कर दिया जाए तो 20 करोड़ का करप्शन सेकंडों में हो जाता है, जिसे हम आप पब्लिक समझ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था कि हमेशा सेकुलर पसंदों का
राइटरों का और सियासी माहिरीन का एक जुमला मुझे याद आता है 1947 से लेकर अब तक का, कि फला दंगे में पुलिस का चेहरा जानिबदाराना था। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा दंगा हुआ है कि जिसमें पुलिस का चेहरा बेनकाब ना हुआ हो? आप एक दंगा बता दें, नहीं बता पाएंगे। हर दंगे में पुलिस इन्वॉल्व होती है, और अगर पुलिस इन्वॉल्व ना हो तो मेरा मानना है कि एक बच्चे के हाथ से कोई इंसान एक खिलौना नहीं छीन सकता है। दूसरी बात ये कि मुल्क में फ़िरका परस्ती किस तरह से ज़ोरों पर है, जिसमें अभी भी मुसलमान सेकुलरिज्म का कलमा पढ़ रहे हैं, भाईचारे की गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल कायम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को अपना मुल्क माना है। वो मुल्क और वतन से कभी गद्दारी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आज अखबार ही के ज़रिए मुझे मालूम चला कि यूपी में हमारे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी, जो हिंदुओं के सुप्रीमो हैं, महान लीडर हैं, और हर बात में कहते हैं ये हिंदुओं की सदी है, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है। उत्तर प्रदेश हिंदुओं के लिहाज से सबसे फोर्थ क्लास का बिछड़ा हुआ इलाका है। अगर आप हिंदुओं के सुप्रीमो हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो आप ये बता दें कि आपने हिंदुओं के लिए क्या किया। हिंदुओं के लिए कितने स्कूल बनवाए, हिंदुओं के लिए कितने हॉस्पिटल बनवाए, हिंदुओं के बच्चों को कितना आईएएस पीसीएस बनाया, हिंदुओं के लिए कितनी चांदी की सड़कें बनवाई, आप बताएं। आज के अखबार का रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी सब्जेक्ट में 8 लाख बच्चे फेल हुए हैं। जो हिंदुओं की रोजी रोटी खाता हो, हिंदुओं के नाम पर सरकार चलाता हो, मुसलमानों को गालियों से नवाज कर, नफरत फिरका परस्ती का जहर फैलाकर हिंदुओं का वोट लेकर इक़्तिदार में आता हो, और उसी के स्टेट में 8 लाख बच्चे हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो जाएं, तो इससे साबित होता है कि ये सियासी लीडरान न हिंदुओं के हैं, न मुसलमानों के हैं, न सिखों के हैं, न ईसाइयों के हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की लालच है। आप बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ, बहुत मिर्ची लगेगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इस मुल्क में अंधभक्त ज़्यादा हैं, और मुल्क में यूपी बिहार एक ऐसा स्टेट है कि जिसमें अंधभक्त ज़्यादा हैं। यहाँ अगर किसी हिंदू सम्राट ने कह दिया कि कल को चांद तुम्हारे आंगन में निकलेगा, तो कल के इंतज़ार में ये कई सदियां बिता देंगे, लेकिन कभी नाउम्मीद नहीं होंगे कि चांद मेरे आंगन में नहीं उतरेगा। ये अंधभक्ति ही इन्हें गरीबी की निचली सतह पर पहुंचा दिया है, और उस अंधभक्ति से ये बाहर निकलकर नहीं देख रहे हैं। जहां दुनिया तालीमी मेयार में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में चांद पर घर बनाने की बात कर रही है, ऐसे मौके पर 21वीं सदी में हमारे लीडरान गाय गोबर मूत्र
और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में आपको और हमें उलझाए हुए हैं। एक एक लाख 2-2 लाख तनख्वाहें लेने वाले सरकारी स्कूल के असातिज़ा आखिर हिंदुओं की रोजी रोटी खा रहे हैं। मैं नहीं कहता मुसलमानों की रोजी रोटी खा रहे हैं, हिंदुओं के नाम पर रोजी रोटी खा रहे हैं। तो फिर कैसे 8 लाख बच्चे सब्जेक्ट में फेल हुए? योगी आदित्यनाथ को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। सम्राट कहे जाते हैं, हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। वो सम्राट हैं, इस दौर के भगवान हैं, 21वीं सदी के भगवान हैं, जहां इंसान 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा रेल चला रहा है, उस दौर के भगवान हैं। ये उस दौर भर भारत बनाया जा रहा हो। जो मुल्क को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, वो एक सुई नहीं बना सकते हैं। सुई भी चाइना से खरीदते हैं, धागा भी, तार भी, पतंग भी, खिलौने भी, टिकिया बिंदिया भी चाइना से खरीदते हैं, और हिंदुओं के सम्राट बने हुए हैं। आखिर उन हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि कौन सा जहर आपने पी लिया है कि ये नशा आपके जहनो दिमाग से नहीं उतरता है। और अगर आपके दिल खोल कर एक बार गालियां दे ली तो आप इतने बड़े दीवाने हो जाते हैं कि टोटल वोट उन्हीं को करना शुरू कर देते हैं कि ये तो मुसलमानों का जानी माली दुश्मन बन चुका है, ये हमारा सम्राट है। ये मुल्क डेमोक्रेसी की बुनियाद पर चलता है। इस मुल्क में मजहबी तासुब, नफरत, फिरका परस्ती की कोई जगह नहीं है। लेकिन ये वक्त का तकाजा है कि हमारे सम्राट जहां 200 करोड़ की दिया जला देते हैं, वहां 2 स्कूल उन हिंदुओं के डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाते हैं। 3000 करोड़ की मूर्तियां बना दी जाती हैं, उस मुल्क में 3 हॉस्पिटल नहीं बनाए जाते हैं जहां अच्छा इलाज हो सके। यूपी के अंदर 80 जिले हैं, तो 80 एमपी भी होंगे। हर जिले में कम से कम 5 विधायक होते हैं। आप बताएं, आपके जिले का कौन सा ऐसा एमपी है कि जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हो? और कौन सा ऐसा सरकारी स्कूल है कि जिसका टीचर 50,000 से कम तनख्वाह पाता हो? लेकिन आपके इलाके का एमपी जो आपके वोटों से जीत कर आता है, वो अपने बच्चे को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फ्रांस, वहां पर तालीम देने के लिए भेजता है। आखिर क्यों? पार्लियामेंट में संविधान की कसम तो खाते हैं इलाके को डेवलप करने के लिए, लेकिन वो खुद अपने बच्चे को उस इलाके के स्कूल में ना पढ़ा करके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, लंदन में क्यों पढ़ाते हैं? उसकी वजह यह है कि आपके जरिया आपके हुकूक को पामाल करके, आपके नाम से लाए हुए बजट को खा करके वो पैसा बचाते हैं, और उन पैसों का इस्तेमाल अपने खानदान, अपनी गाड़ियां, अपने परिवार, अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं। आपके गली की सड़कें जो 5 साल पहले टूटी हुआ करती हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल 20% एमपी के जेब में जाता है, 20% डीएम के जेब में जाता है, 20% सेक्रेटरी जो काम होने की दलील है, और इसी तरह से हजारों करोड़ रुपए गबन हो जाते हैं। और आप उसी गांव के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट
5 साल पहले भी टपकती रहती हैं और 5 साल के बाद भी टपकती रहती हैं। दोस्तों, ये 21वीं सदी चल रही है, आप अंधभक्ति छोड़ो। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको, और इस मुल्क की बदनसीबी है कि आप अपने राइट्स, अपने हक की अगर मांग करते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लग जाता है, मुल्क के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा दर्ज हो जाता है, आपको आतंक होता है, आपके घरों में असलहे डालकर आर्म एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपकी दुकानों मकानों को जीएसटी और टैक्स न जमा करने की वजह से सील कर दिया जाता है। ये सियासी गुंडागर्दी है। इसे पॉलिटिकल टेररिज्म कहा जाए। मैं कहता हूं, दिल्ली का दंगा फसाद हुआ, 2600 लोगों को गिरफ्तारी हुई, सिर्फ 300 हिंदू गिरफ्तार, 300 मुसलमान गिरफ्तार हुए। हमारे वजीर आला अरविंद केजरीवाल जी बार बार पानी पी करके, हर जुमले पर एक गिलास पानी पी कर कहते थे कि हमने 2 लाख, हर गली को मैंने देख लिया। इलेक्शन से पहले अमित शाह को चैलेंज करते थे कि जनाब की बात कर में आप भाषण दे रहे थे, आपके स्टेज के ऊपर ही मेरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और आपको अपने सर के ऊपर नजर नहीं आया, बाल पर आंखें उठाते हो। वो वजीर आला अरविंद केजरीवाल जी, दंगा हुआ, इतने ज्यादा सीसीटीवी फुटेज लगाने के बावजूद भी एक बार कोर्ट में पिटीशन दायर, जरिया लगाए गए सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, सियासत में इक़्तिदार में आने का मतलब मुसलमानों को परेशान किया जाए, कम्युनिटी को परेशान किया जाए, दूसरे कम्युनिटी का वोट लिया जाए। ये सियासी दहशतगर्दी है। और जिस मुल्क में इंसाफ, उस मुल्क में तबाही और बर्बादी मुकद्दर हो जाया करती है। आप किसी भी मजहब के हों, किसी भी बरादरी के हों, इंसानियत यही है कि आप इंसाफ करो, और अगर इंसाफ नहीं करते हो तो चंद दिनों की कामयाबी नहीं होती है, बर्बादी आपकी मुकद्दर हो जाती है। एक बुजुर्ग ने एक वाकया लिखा था, वो वाकया भी मुझे हिंदुस्तान के इन पॉलिटिकल दहशतगर्दों के ताल्लुक से कहने में कोई झिझक नहीं है। एक मुल्क के बादशाह का एक इलाके में गुजर हुआ तो वहाँ का धोबी 40 गांव के कपड़े धोता था और हर गांव के लिए एक गधा रख रखा था। वो गधा लेकर तालाब पर जाता कपड़े धोने, तो जिस गधे पर जिस गांव का कपड़ा होता, लेकिन जब गधा लेकर चलता था तो 40 गधे एक लाइन में चला करते थे, एक लाइन में, कोई दाएं बाएं, किसी के खेत में मुंह नहीं मारता था। तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक धोबी लाइन में लेकर कैसे, जरा इससे पूछते हैं क्या रेगुलेशन ये कायम कर रखा है कि गधे लाइन में चल रहे हैं। धोबी के पास वो बादशाह आता है, कहता है धोबी तुम ये बताओ, तुम्हारे और ये किसी के खेत में मुंह नहीं मारते हैं, दाएं बाएं नहीं होते हैं, आखिर तुमने कंट्रोल में कर रखा। तो धोबी कहता जनाब मेरा रूल ये है कि जब इनको तालाब तक पहुंचना, तालाब तक एक सीधी सड़क जा, उनको इसी सीधी सड़क पर चल
अगर ये दाएं बाएं होते हैं तो इनके जबड़े पर मैं। धोबी ने कहा, हुजूर ऐसे कोड़े मारता हूं कि ये 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। तो बादशाह ने कहा, यार हमारे मुल्क के अंदर इस कदर चोरी डकैती बेईमानी नाइंसाफी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक बादशाह ने कहा, एक दिन में सुधार कर दिखा सकते हो? धोबी ने कहा, जरूर, मेरा रूल रेगुलेशन बहुत सख्त है। बादशाह उस धोबी को अपने मुल्क में ले गया और अदालत के तख्त पर बैठा दिया। कहा, एक दिन के अंदर तुम्हारा काम यह है कि हमारे मुल्क को सुधारना है। अब वो धोबी तख्ते शाही पर बैठा, अदालत पहला मुजरिम आया चोर का। उसकी चोरी साबित हुई। उसने हुक्म दिया जल्लाद को कि जल्लाद, तुम इस चोर का हाथ काट दो। तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं तमाशा देखने के लिए कि आज एक चोर पकड़ा गया, हाथ काटा जाएगा। जैसे ही जल्लाद अपनी तलवार को उठाता है, पीछे से जल्लाद के कपड़े को पकड़कर खींचता है। ये वजीर का रिश्तेदार है। जल्लाद रुक जाता है। फिर धोबी जो अदालत के तख्त पर है हुक्म देता है कि इसका हाथ काटा जाए। जल्लाद फिर अपनी तलवार खींचता है कि इसका हाथ काट लिया जाए। फिर पीछे से उसका कपड़ा खींचता है। तुम एक दिन के लिए बादशाह। नेटवर्क बहुत स्लो है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। बहरहाल जब धोबी जो बादशाह बना हुआ है जल्लाद पर चिल्लाया कि तुम हुक्म की तकमील करो, आता है कि चोर का हाथ काटें, तो फिर चपरासी उसके कपड़े को तेजी से खींचकर कहता है कि तुम एक दिन के लिए हाकिम बनाए गए हो। कल को जब तुम्हारी हुकूमत अदालत के तख्त पर बैठ करके धोबी तेजी से चिल्लाता है कि तुम हुक्मदुली कर रहे हो, हुक्म की पासदारी करो, तुम तलवार क्यों नहीं चलाते? तो जल्लाद चिल्लाकर कहता है, हुजूर मैंने पहली ही बार में चोर का हाथ काट दिया होता, लेकिन चाहता हूं तो वजीर के तरफ से चपरासी धमकी दे देता है। धोबी ने समझा अदालत के तख्त पर, ओहो, इन मुल्कों में इंसाफ नहीं हो सकता, जहां का वजीर से लेकर बादशाह तक अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए नाइंसाफियां किया करते हैं। धोबी ने जो अदालत के तख्त पर बैठा था उसकी हुक्म मानी जाएगी, चूंकि बादशाह ने अदालत के तख्त पर उसको मुतय्यन किया है। उसने कहा बहैसियत काजी कि वजीर की जबान काट दी जाए और चोर का हाथ काट दिया जाए। पूरा मच गया, वजीर की जबान काट दी गई और चोर का हाथ काट दिया गया। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। बहरहाल उस धोबी ने जब हुक्म दिया कि वजीर की जबान काट दी जाए और चोर का हाथ काट दिया जाए, पूरी रयाया तमाशा देख रही होती है। जल्लाद ने वजीर की जबान काट दी और चोर का हाथ काट दिया। पूरी गई कि नाइंसाफी करने का जो अंजाम होता है वो यही होता है। फिर उस मुल्क में